भारत एक विशाल देश है जहाँ पर कई सारे क्षेत्र हैं जिनकी अपनी अलग कहानियाँ हैं जो इस देश को भारत बनाती हैं। ऐसी ही कहानी है एक राज्य के बारे में जो आबादी में भले ही छोटी हो मगर अपने इम्पैक्ट में उससे कई गुना ज़्यादा कारगर। आई मेरे साथ जानते हैं ऐसे ही राज्य के बारे में। यह है कहानी नागालैंड की। नागालैंड इस देश का चौथा छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से और पांचवा छोटा आबादी के हिसाब से। यह राज्य एक्सट्रीमली हिली है जिसके कारण इस स्टेट की ब्यूटी अनप्रेसिडेंटेड है। मगर जितनी खूबसूरत ये राज्य है उतना ही ज़्यादा इंटेंस इसकी इतिहास और पॉलिटिक्स है जिसने इस स्टेट को एक यूनिक निकनेम दिया है नोन एज मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज। 1947 इंडिया को 200 साल के ब्रिटिश राज के बाद फाइनली इंडिपेंडेंस मिला और खुशी देश भर में है मगर नॉर्थ ईस्ट में खुशी कम और चिंता ज़्यादा है। एज इंडिया ने इंडिपेंडेंस तो गेन कर लिया था बट ये देश पार्टीशन हो गया था इनटू अ हिंदू मेजॉरिटी डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड अ मुस्लिम मेजॉरिटी डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब इस पार्टीशन ने इंडिया के वेस्टर्न साइड में ही नहीं बल्कि ईस्टर्न साइड में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी इन द नेम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसने कोलकाता से कोहिमा की डिस्टेंस 800 किलोमीटर से 1300 किलोमीटर्स कर दिया था। ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट नई दिल्ली और कोलकाता के बीच की है जिसके कारण नागालैंड आने वाले दशकों में एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन एक्सपीरियंस करने वाला था। मगर ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन से भी पहले नागालैंड में ऑलरेडी इंडिपेंडेंस की मांग तेज हो गई थी और इस सेपरेशन मूवमेंट को नागा नेशनल काउंसिल लीड कर रही थी। एंड द प्रॉब्लम वाज कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ लोकल्स का ही सपोर्ट नहीं था मगर एनएनसी को एक रैडिकल सेपरेटिस्ट चेयर कर रहा था जिसका नाम था अंगामी जापू फिजो। इन्होंने सिर्फ नागालैंड को इंडिपेंडेंट करने की ही कोशिश नहीं की मगर दूसरे एथनिसिटीज के लीडर्स को भी उकसाने की कोशिश की जैसे असामीज, गारो, लुशाई या फिर मैते, मगर इस काम में ज़्यादातर अनसक्सेसफुल ही रहे। नाउ जहां नागालैंड में एक सेपरेटिस्ट आवाज़ बुलंद हो रही थी वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया एज ए नेशन को यूनाइट रखने में प्रॉब्लम आ रही थी। एज इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में तो मिल गया था मगर अब भी प्रिंसली स्टेट्स के रॉयल फैमिलीज का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा था। इवन दो इन फैमिलीज ने अपनी पावर्स को गिव अप कर दिया था उसके बावजूद इन फैमिलीज के पास सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर्स थी। उसके साथ ही साथ इंडिया रिलीजियस लाइंस में डिवाइडेड था जहां पर आए दिन कहीं ना कहीं राइट्स हो रहे थे। इवन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्रॉस बॉर्डर राइट्स भी चल रहे थे जिसके कारण देश का माहौल बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था और एक भयंकर अशांति इस देश में छाई हुई थी। उसके साथ ही ऐसे बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया को अलग हेडेक दे रहे थे। इसके लिए नागा नेशनल काउंसिल की ये बातें सेंट्रल गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं कर सकती थी तो वायलेंस इनिशिएट होना क्वाइट पॉसिबल था। पर टॉक्स दोनों पार्टीज के बीच में चल रही थी ताकि वायलेंस क्रिएट ही ना हो मगर एनएनसी रुकते हुए नहीं दिख रही थी एंड फाइनली 1954 में एक रेड लाइन क्रॉस हो गया बाय डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ फ्री नागालैंड। इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोपेल कर दिया नागालैंड डिस्ट्रिक्ट को एक डिस्टर्ब्ड एरिया के अंडर लाने के लिए और एसफा का इम्प्लीमेंटेशन हो गया और इंडियन आर्मी एंड एनएनसी के बीच में कॉन्टैक्ट होना तय था। ये कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था एंड स्टेट ने न्यूमरस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को झेले। नाउ ये सारे वायलेंस सबसाइड कर गए जब नागालैंड को स्टेट का स्टेटस मिल गया था इन द ईयर 1963। नाउ इन जनरल किसी भी दूसरे इंडियन स्टेट स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के केस में जहां पर वायलेंस स्टार्ट हो और उनको ऑटोनॉमी मिल जाए तो उस स्टेट में पीस इन जनरल आ ही जाता है स्टेटहुड मिलने के बाद या फिर उस एरिया को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद। और अगर वायलेंस रहता भी है तो वो इन जनरल इंटरनल ही होता है जहां पर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज ऑलमोस्ट सबसाइड कर जाती हैं। बट नागालैंड के केस में ये डिफरेंट था एज स्टेटहुड मिलने के बाद भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज जारी रहीं। ऑफ कोर्स नॉट एज मच एज बिफोर स्टेटहुड बट फिर भी सिग्निफिकेंट इनफ तो था ही। और इस सिचुएशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टुवर्ड्स नागालैंड। लिबरलाइजेशन से पहले
इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉलोनियल माइंडसेट के साथ स्टेट अफेयर्स को अप्रोच करती थी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स के अपनाए डिवाइड एंड रूल और आइसोलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ने सेसेशन मूवमेंट को कभी रोकने नहीं दिया। उसके साथ ही नागालैंड में उस टाइम एफ्स्पा भी लागू था, जिसने आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स को अनलिमिटेड पावर दे दिया, जिससे विदाउट एनी वारंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस किसी को भी उठाया जा सकता है। अब ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक एक्सट्रीमली हिली एरिया में किया जा रहा था, जिसका मतलब ये था कि ये क्रैकडाउन ब्रूटल होने वाला था और बैड एप्पल्स तो हर जगह होते हैं। सो इस पावर का मिसयूज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब अकाउंटेबिलिटी ना हो और इनोसेंट सिविलियंस को हार्म किया जाए तो पॉपुलेशन इन जनरल इंडियन आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट हो गई। उसके साथ ही यंगस्टर्स और भी तादाद में सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करने लग गए। दूसरा, फॉरेन फंडिंग। इंडिया के किसी भी और सेसेशन एक्टिविटी की तरह यहाँ पर भी एक फॉरेन फंडिंग देखने को मिला बाय चाइनीज एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसने इस सेसेशन क्राइसिस को प्रोलॉन्ग करवाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। और तीसरा, इंटरनल डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और शायद ये पॉइंट ज़्यादा एक्सप्लेनेबल है कि क्यों सेसेशन क्राइसिस आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। 1975 में इंडियन गवर्नमेंट एंड नागालैंड्स अंडरग्राउंड गवर्नमेंट, जो एनएनसी के मेंबर्स ही चला रहे थे, में एक अग्रीमेंट हुआ नोन एज शिलोंग अकॉर्ड। इस अकॉर्ड का मेन मोटिव था सेसेशन एक्टिविटी को वंस एंड फॉर ऑल एंड कर दिया जाए। बट इस अकॉर्ड के साइनिंग ने भी कोई सोल्यूशन नहीं लाया, एज एनएनसी की ऑर्गेनाइजेशन ही खुद स्प्लिट हो गई और आगे चल करके स्प्लिंटर ग्रुप्स ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN का फॉर्मेशन किया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन से भी पीस टॉक्स इनिशिएट कर दी थी इन द ईयर ऑफ 1988, बट डिसएग्रीमेंट इनसाइड द ग्रुप रिजल्टेड इन 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, NSCN-K एंड NSCN-IM, जिसने स्टेट में वर्स्ट पीरियड ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाया था, जो 1997 में जाके रुका, जब इंडियन गवर्नमेंट ने सीज फायर अग्रीमेंट करवाया। और आगे भी ग्रुप्स में डिवीजन आते गए और पीस प्रोसेस डिफ़िकल्ट होता गया। एज एक पार्टी के साथ पीस टॉक्स को इनिशिएट करना आसान होता है, डिफरेंट पार्टीज के साथ यही सेम चीज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ ये नागालैंड की हिस्ट्री हमें ये दर्शाती है कि रिलेशन बिटवीन नागालैंड एंड इंडियन गवर्नमेंट बड़े वायलेंट रहे हैं, मगर ये पूरी कहानी बयान नहीं करती आखिर ऐसी ही हिस्ट्री क्यों हुई। इस एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें नागालैंड की पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी ध्यान देना होगा, जो हमें ये भी एक्सप्लेन कर सकती है कि आखिर नागालैंड को मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज क्यों कहते हैं। नागालैंड एक ट्राइबल लैंड है जो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, नॉट जस्ट एथनिक वाइज बट ऑल्सो लिंग्विस्टिकली। एज गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड 17 ट्राइब्स को रिकग्नाइज करती है एंड 2011 के सेंसस डेटा के अनुसार नागालैंड में कुल 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज नहीं, प्रॉपर डिस्टिंक्ट 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस प्लस डिफरेंट ट्राइब्स के डिफरेंट ट्रेडिशंस। और इस डाइवर्सिटी का रीज़न भी क्वाइट सिंपल है। जियोग्राफी ऑफ नागालैंड ही ऐसी है जो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ट्राइबल डिफरेंसेस को फॉर्म करने में मदद करती हैं, एज ये माउंटेनस बैरियर्स एक सोसाइटी को आइसोलेट कर देती हैं, जिससे नए लैंग्वेजेस का फॉर्म होना क्वाइट आसान था। ऊपर से नागालैंड के कल्चर में हंटर वॉरियर कल्चर रहा है, एज इस टेरेन में सरवाइव करना आसान नहीं है। तो जो ट्राइब्स ज़्यादा वायलेंट थी वही अपने कल्चर एंड लैंग्वेज को प्रोपोगेट करती और अपने आप को बचा सकती थी। इसलिए इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ही कॉमन था, जो ये भी एक्सप्लेन करती है कि क्यों सेपरेटिस्ट फोर्सेस स्प्लिट हो जाती थी, वो भी बड़ी आसानी से, एज ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखता था, जिससे इंसर्जेंसी को रोकना आसान नहीं था, एज डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के डिफरेंट डिमांड्स, अलाइंसेस और फाइट्स थी। इसलिए नागालैंड की इंसर्जेंसी आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ऑफ कोर्स ये इंसर्जेंसी उतनी इम्पैक्टफुल भी नहीं है, बिकॉज ये इंसर्जेंट मूवमेंट इतना ज़्यादा यूनाइटेड भी नहीं है, मगर उसके साथ ही ऐसे इंसर्जेंसीज को मिटाना भी कोई आसान काम नहीं होता है। और इसलिए नागालैंड एज अ स्टेट को मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि नागालैंड स्टेट इंडिया का इंडिया है। बट आज के डेट में उसी लेवल का वायलेंस देखने को नहीं मिलता है, और इसके पीछे के 2 रीजंस हैं। पहला, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन मिशंस ने सिर्फ पॉपुलेशन का धर्म ही चेंज नहीं किया, जो आज स्टेट के 88% को रिप्रेजेंट करती है, मगर इन ट्राइब्स में एक रिटन लिटरेचर भी लाया, जिससे
जो एरिया पहले ओरल ट्रेडिशंस को फॉलो करती थी अब धीरे धीरे खुद को एजुकेट करके रिटन ट्रेडिशंस में ट्रांसफ़र करने लग गई थी। बेसिकली नागालैंड की सोसाइटी के अल्ट्रा सर्वाइवल फीचर्स को दबाने का काम किया और नागा सोसाइटी को इंटरलिंक और डेवलप करने में मदद की, जहां सोसाइटी में पीस आ जाने से सोसाइटी में थोड़ा सा अदर आइडियाज़ की भी एंट्री हुई। इनफैक्ट सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पीस टॉक्स में लाने के लिए चर्चेस ऑफ नागालैंड की एक अहम भूमिका थी, जिससे क्रिश्चियनिटी नागालैंड को यूनाइट करने में मदद करती है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इनिशिएटिव ने भी इंटर एथनिक पीस को बढ़ावा दिया है, लाइक हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसकी शुरुआत दिसंबर ऑफ 2000 में हुआ था। इन दो एस्पेक्ट्स ने पॉलिटिकली नागालैंड को आज स्टेबल रखा है। अब लैंग्वेज एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इकोनॉमिक ज़्यादा है, एज जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा कमाते हैं उसी की भाषा प्रयोग की भी जाती है, लाइक इंग्लिश। एंड नागालैंड भी कोई डिफरेंट प्लेस नहीं है, मगर यहाँ पे इकोनॉमिक वाइज भी एक सॉफ्ट डिवाइड मौजूद है बिटवीन गेटवे ऑफ नागालैंड दीमापुर एंड कैपिटल ऑफ नागालैंड कोहिमा के बीच में। जियोग्राफिकली दीमापुर वेल कनेक्टेड है अदर इंडियन स्टेट से, एज पूरे नागालैंड का इकलौता रेलवे स्टेशन यहीं पे है, जिससे इस सिटी को एक प्राइम एडवांटेज मिल जाता है। उसके साथ ही ये सिटी डाइवर्स है, जो जनरली मोनोलिस्टिक सिटीज से थोड़ा सा डिफरेंट है। बट हिस्टोरिकली इस सिटी का स्टेबल इकोनॉमिक्स ने नागालैंड की अदर यूनिफाइंग लैंग्वेज को दिया है, नागामीज, जो एक आसामीज की क्रियोल है जो बिजनेसेस ज़्यादा यूज़ करती हैं। आगे चल के इंडियन इंग्लिश के साथ गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने इस क्रियोल को भी यूज़ करना सही समझा, भले ही वो मीडिया हो या फिर एजुकेशन में, और एक टाइप का लिंग्वा फ्रंका काम करती है पूरे नागालैंड में। यूनिटी, ये है स्टेट मोटो ऑफ नागालैंड, जो इसने थोड़ा सा अचीव किया है और थोड़ा सा नहीं। एज आज तो स्टेट काफ़ी पीसफुल एंड स्टेबल है पास्ट के कंपैरिजन से, मगर डिविजन्स आज भी सोसाइटी में मौजूद हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या फिर कोई और पर्सपेक्टिव क्यों ना हो। इस स्टेट की आबादी 80% लिटरेट है, जो कि एक हाईएस्ट पोटेंशियल हो सकती है किसी भी स्टेट के लिए। प्लस इस स्टेट में और भी दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर्स को एक्सपैंड किया जा सकता है। बट मेजर प्रेसिंग इशू तो ये है कि रिलेशंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी कॉम्प्लिकेटेड हैं। एज सेंटर ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाते हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डेवलपमेंट में बहुत सारी ग्रोथ तो लाई है, मगर एसफा आज भी एक प्रेसिंग मुद्दा है। एंड 2021 का इंसिडेंट, जहां इंडियन आर्मी के पैरा एसएफ के जवानों ने 14 सिविलियंस को मार दिया था, इस चीज़ को हाईलाइट करती है। और ये भी एक रीज़न है कि क्यों स्टेट की सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में एक सडन इंक्रीज देखने को मिला है। बट जो भी हो, इस स्टेट की कहानी से तो एक बात पता चलती है कि ये स्टेट में काबिलियत है पीस को अचीव करने के लिए। आखिर इंडिया का इंडिया होना भी कोई आसान काम नहीं है। ये तो बात हो गई नागालैंड की। अब बात करते हैं इस चैनल की। अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ज़रूर सोचें, उसके साथ बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक दें और किसी और के साथ शेयर भी करें, और कमेंट करें कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था इस वीडियो में, उसके साथ ही और क्या नया हम आपको दे सकते हैं। ये सब करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।